हेलो गाइस। सो जो वेनेजुएला के डिक्टेटर थे मादुरो, उनको कैप्चर कर लिया यूएस ने। और काफी लोग मतलब थोड़े से डरे हुए हैं कि कल मार्केट गिरेगा काफी ज्यादा, क्योंकि जो पॉलिटिकल टेंशन हो गया, रशिया यूक्रेन जैसा हो गया। तो उसको थोड़ा सा देखेंगे उस क्लेम को कि कितना उसमें मतलब दम है और क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन स्टॉक मार्केट पे। सो हुआ क्या एग्जैक्टली? सो मदुरो ऑन यूएस सोइल, मतलब इनको कैप्चर किया गया, कैप्चर्ड वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो एंड हिज वाइफ। They are in New York City following a large-scale US operation in Venezuela. He is being held at Metropolitan Detention Center in Brooklyn and is set to face drugs and weapons charges. मतलब ये जो प्रेसिडेंट थे वो ड्रग कार्टेल में शामिल थे और अमेरिका में ड्रग पुश कर रहे थे, वेपन्स पुश कर रहे थे। इसलिए अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए हार्मफुल थे, इसलिए इनको कैप्चर कर दिया गया। ये दिया हुआ रीजन है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो सबको दुनिया को पता है कि मेन रीजन क्या है, कि ट्रम्प्स प्लान फॉर वेनेजुएला। President Donald Trump said the US will run the country until a judicious transition can happen. He also said the US will seize Venezuela's massive oil reserve. तो ये मेन रीजन है कैप्चर करने का। ये हो सकता है छोटा मोटा रीजन, बट मेन रीजन है कि ऑयल रिजर्व यूएस के हाथ में आ जाते हैं, क्योंकि यूएस इज ऑयल कंज्यूमर। ऑयल एक्सपोर्टर नेट नेट में ऐसा यूएस अभी तक नहीं है, बट यूएस ऑयल कंज्यूमर है और यूएस के बेनिफिट में है कि ऑयल प्राइसेस कम रहे। किसके बेनिफिट में नहीं है ऑयल प्राइसेस का कम रहना? तो ये जो ओपेक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सऊदी हो गया, रशिया है, ईरान है, ऑल दीज आर ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिनका कार्टेल है बेसिकली। और इन्होंने ये हमेशा ऑयल प्राइस को एक लेवल के नीचे नहीं जाने देते, मेंटेन रखते हैं, सप्लाई को कंट्रोल करके रखते हैं। तो वेनेजुएला भी उसी में एक मेंबर है। और वेनेजुएला के सबसे ज्यादा दुनिया में ऑयल रिजर्व किसी के पास है तो वेनेजुएला के पास है। ठीक है, उसके बाद सऊदी के पास है, फिर आई थिंक रशिया है, ईरान है। ठीक है। तो रशिया बीइंग एनिमी ऑफ यूएसए, राइवल ऑफ यूएसए, तो इसलिए उनके ऊपर लिवरेज आता है यूएसए का। वेनेजुएला का जो बिगेस्ट कस्टमर है ऑयल का, वो कौन है? चाइना है। तो चाइना वेनेजुएला से डिस्काउंट में प्राइस खरीदी कर रहा था। तो चाइना के ऊपर भी यूएस का लिवरेज आ जाता है, क्योंकि चाइना भी एक बड़ा राइवल है यूएसए का। तो इसे एक तरीके से यूएस ने मतलब एक ही तीर में दो तीन निशाने मार दिए। जो एप्स्टीन फाइल का इन पे डोनाल्ड ट्रम्प पे जो एक आरोप लगा था, तो उससे भी ध्यान भटकाने का हो गया इनका, है ना। तो इसलिए यूएस के लिए काफी फायदेमंद चल रहा है अब तक जो चल रहा है। तो मेन ऑयल रिजर्व पे कंट्रोल आ जाएगा, और ऑयल का प्राइजेस ट्रम्प बढ़ाना नहीं चाहते बिल्कुल भी, क्योंकि ऑयल का प्राइजेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट नहीं कर सकते यूएस फेडरल रिजर्व। इसलिए रेट कट अगर आना है तो ऑयल प्राइसेस कम ही रखना पड़ेगा। तो ट्रम्प का क्लेम क्या है? ही क्लेम्स यूएस फोर्सेस कैप्चर्ड निकोलस मदुरो एंड प्लान टू यूज वेनेजुएलाज ऑयल रिजर्व। तो जो एक्सॉन वगैरह बड़ी बड़ी यूएस की कंपनियां हैं ऑयल प्रोड्यूस करने वाली, तो वो जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगी वेनेजुएला का, और प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, सप्लाई करेंगी। तो प्राइमा फेसी जब चैट जीपीटी या एआई को पूछा, ग्रॉक को, तो उन्होंने बताया कि कौन से कंट्री को कैसा कैसे इम्पैक्ट है, मेजर कंट्री के बारे में बताओ। तो यूनाइटेड स्टेट्स को इसका काफी अच्छा इम्पैक्ट है, कंट्रोल मासिव रिजर्व्स को। वेनेजुएला का सबसे बड़ा जो दुनिया का रिजर्व है वो यूएस के कंट्रोल में आ गया, पहले नहीं था। सऊदी अरेबिया के लिए थोड़ा बैड है, क्योंकि वो उसके बाद मेजर प्रोड्यूसर थे, और उनका एक ही जो जिसके वजह से उनकी इकोनॉमी चली आज तक, वो अभी उनके हाथ में नहीं रहा कि उनसे बेटर मतलब कस्टमर जो है उसके पास, खुद के पास ही वो सप्लाई आ गया। यूएसए से कस्टमर है, उनके पास ही ऑयल का सप्लाई आ गया, इसलिए सऊदी के लिए, रशिया के लिए बुरा है। ठीक है। रशिया का एलाय भी था, इसलिए वो वेनेजुएला, इसलिए उनके लिए भी बुरा है। चाइना के लिए भी, इवन तो चाइना इज अ कंज्यूमर ऑफ ऑयल, इनके लिए भी बैड बोला है, क्योंकि क्या, चीप ऑयल सप्लाई था वेनेजुएला। और यूएस जो है चाइना को अभी थोड़ा क्या कंट्रोल कर सकता है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि चाइना कहाँ से लेगा फिर ऑयल? ठीक है, वो बाकी सोर्सेस है, बट फिर भी इंडिया के लिए क्या है, तो पहले पहले ये बोला था कि इंडिया के लिए बैड टू न्यूट्रल है। लेकिन फिर से बाद में पूछा गया तो ये चैट जीपीटी बोला कि नहीं, गुड है इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में, बिकॉज लोअर ऑयल प्राइसेस इंडिया को बेनिफिट करेंगे। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। इंडिया ऑयल, इंडिया जो इंपोर्ट करता है उसमें 25% ऑयल रहता है। आपको पता है कि क्रूड ऑयल एंड गोल्ड, ये दोनों मेन चीजें इंडिया की इंपोर्ट करने की। गोल्ड तो चलो एक असेट बन जाता है फैमिलीज में,
ठीक है। बट ऑयल का जो है वो नुकसान है इंडिया के लिए। तो ऑयल प्राइसेस अगर कम होते हैं तो इंडिया के लिए अच्छा ही रहता है। मैं बाद में दिखाऊंगा आपको कि जैसे जैसे जिस पीरियड में ऑयल प्राइस कम हुए निफ्टी बढ़ा, और जहां जहां पे ऑयल प्राइस बढ़े निफ्टी घटा, वो भी देखेंगे हम लोग। तो इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये बुलिश है। शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी रहती है थोड़ी सी हर मार्केट के लिए। तो कल का पता नहीं क्या होगा, थोड़ा शायद निगेटिव खिले फिर रिकवर हो जाए। अभी रिटेलिएट करेंगे कि नहीं, ये जो वेनेजुएला तो रिटेलिएट नहीं कर सकता क्योंकि वहां के लोग खुश है, क्योंकि डिक्टेटर था वो। ठीक है। और एज सच ग्रोथ नहीं हुई थी वेनेजुएला की उसके उनके अंडर, मदुरो के अंडर। इसलिए वो लोग खुश है। तो वेनेजुएला का कुछ कहना नहीं है लोगों का उनके यहाँ का। लेकिन उनके एलाइज जो है चाइना है, रशिया, मुझे लगता है वो भी कुछ ज्यादा नहीं करेंगे। ऐसा बोल रहे कि चाइना शायद ताइवान पे अटैक कर ले वगैरह। बट सिंस वेनेजुएला का ऑयल का कंट्रोल यूएस के पास आ गया, तो यूएस अभी चाइना को उस तरीके से कंट्रोल करेगा। इसलिए चाइना मुझे नहीं लगता ताइवान पे डायरेक्टली इमीडिएटली कुछ अटैक कर पाएगा। रशिया कुछ करे तो करे, देखना पड़ेगा। सो यूरोपियन यूनियन जो है उनके लिए भी अच्छा है, बिकॉज दे आर ऑल्सो कंज्यूमर। जापान के लिए भी अच्छा है। ओपेक के लिए ओवरऑल बैड है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसा लगता है कि ऑयल प्राइसेस थोड़ा सा कम साइड पे रहेंगे अनलेस एंड अनटिल सम न्यू वॉर गेट्स डेवलप इन दिस रीजन्स। बट स्टिल अभी ओवर सप्लाई होगा ऑयल में, अभी ओवर सप्लाई हो गया कंपेयर टू डिमांड, और वो थोड़ा दिन के लिए रहेगा ऐसा लगता है, विच इज गुड फॉर इंडिया। ठीक है। prima facie good for India, not very good but prima facie good. So economic impact of for US India from US capture to Venezuela global oil supply increase. Venezuela's production could rise from 8 lakh barrels per day to 2 to 3 million barrels per day under a pro US regime. तो देखिए वेनेजुएला में ना पहले काफी इतना 2-3 मिलियन बैरल्स पर डे ही प्रोडक्शन आता था 2000s में। जब जब से ये मादुरो करके जो आए डिक्टेटर, उन्होंने उसको कंप्रेस कर दिया, बिकॉज ओपेक का प्लान था ना कि सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करो, कम करो, ताकि प्राइसेस बढ़े रहे। तो वो एक्चुअली इंडिया के लिए बुरा ही रहा है वो चीज, कार्टेल जो ओपेक का है इकोनॉमिक सेंस में। तो इसलिए ये अच्छी चीज हो जाएगी कि यूएस क्या करेगा, उसको फिर से बढ़ाएगा 8 लाख बैरल्स पर डे से लेकर 2-3 मिलियन बैरल्स पर डे। ठीक है। बाईपासिंग ओपेक कोटाज एंड वीकनिंग द कार्टेल्स एबिलिटी टू रेस्ट्रिक्ट सप्लाई फॉर हायर प्राइसेस। डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस आएगा। एडेड 1.1 to 2 मिलियन बैरल्स पर डे सप्लाई आ जाएगा मार्केट में एक्स्ट्रा। कुड लोअर ब्रेंट क्रूड बाय 5 to 10 बैरल्स पर डे। इट बेनिफिट्स इंडिया बिकॉज इंडिया 85% ऑफ इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है, 15% ही डोमेस्टिकली तैयार होता है अपने यहाँ पे। 12 से 15 बिलियन, 1 बिलियन मतलब 9,000 करोड़ है। तो इसलिए देखिए लगभग 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ आपका बचेगा इम्पोर्ट बिल, विच रिड्यूसेस इन्फ्लेशन, स्ट्रेंथन्स रूपी एंड बूस्ट जीडीपी ग्रोथ बाय 0.2 to 0.5%। ठीक है। यूएस इंटरेस्ट मतलब इंडिया का जीडीपी बूस्ट होगा ऐसा बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है। 1-2 साल में जब ये सप्लाई पूरा बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका बेनिफिट इंडिया को मिलेगा एज सच। यूएस इंटरेस्ट इन लो प्राइस। यूएस प्राइसेस क्यों लो रखेगा? अगर पूरा ऑयल रिजर्व वो कंट्रोल करते हैं दुनिया का, तो प्राइस लो क्यों रखेगा? क्योंकि इवन दो ऑयल रिजर्व कंट्रोल करेंगे, बट हायर प्राइसेस यूएस के कंज्यूमर को हर्ट करते हैं। और यूएस इज ए कंज्यूमर इकोनॉमी, जैसे चाइना की एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी है, यूएस इज ए कंज्यूमर इकोनॉमी। इंडिया इज ऑल्सो कंज्यूमर इकोनॉमी, बट यूएस का कंज्यूमर काफी मतलब रिच है। तो उनको बेनिफिट करेगा। इन्फ्लेशन जो है कम रहेगा, रेट कट कर सकते हैं इनके। और इनका जैसे मैंने बताया कि इनके राइवल जो है रशिया या ईरान, इनका ऑयल प्राइसेस बढ़ने से बड़ा फायदा होता है। तो यूएस ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। US likely encourages Venezuelan oil production to counter OPEC, aligning with its energy dominance strategy. इसलिए यूएस चाहेगा कि प्रोडक्शन बढ़ जाए। डायरेक्ट सप्लाई टू इंडिया। तो यहाँ पे पिछले कुछ लास्ट ईयर में इंडिया ने काफी मार खाई स्टॉक मार्केट में। फॉरेन रिलेशन भी अच्छे नहीं थे। ठीक है। इंडिया के मैनेज नहीं कर पाया अच्छे से। डोनाल्ड ट्रम्प का इंडिया के अगेंस्ट स्टांस ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगेंस्ट है। तो इन स्पाइट ऑफ दैट थोड़ा सा अगेंस्ट इंडिया के स्टांस है, फिर भी इंडिया के लिए ये चीज बेहतर है, बिकॉज ऑयल सप्लाई बढ़ेगा। चाहे डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को सप्लाई करे वेनेजुएला से या नहीं करे। अभी उनका कहना रहता था कि रशिया से आप ऑयल परचेस ना करिए, वो हमने कम कम भी किया है। तो रशिया से नहीं परचेस करेंगे, तो इंडिया ने पूछा था उनको कि भाई वेनेजुएला से कैसे परचेस करें, क्योंकि वहां पे भी आपने रिस्ट्रिक्शन लगाए। वेनेजुएला पे रिस्ट्रिक्शन पहले से थे वेनेजुएला का ऑयल परचेस करने के लिए पूरी दुनिया के ऊपर। इसलिए यहाँ से वेनेजुएला से ही विल सप्लाई नाउ, बिकॉज उनका वही रहता है ना कि ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का। सैंक्शंस लिफ्टेड, इजियर एक्सेस टू इंडियन फर्म्स
that is Reliance contracts, ONGC stakes. US unlikely to block India as energy trade helps reduce US trade deficit. तो अमेरिकन कंपनियों का फायदा होगा क्योंकि वही जाके वहां पे वेनेजुएला में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे एंड देन फ्रॉम देम वी कैन बाय ऑयल। तो अमेरिका कंपनी का फायदा होगा, तो इन टर्न यूएस का वो प्रॉब्लम भी थोड़ा सा सॉर्ट होता है कि ट्रेड डेफिसिट इंडिया का यूएस के साथ काफी पॉजिटिव है, मतलब यूएस ज्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया से, इसलिए तो टैरिफ लगाया। तो फॉल बैक ऑप्शन सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड, अगर ऐसा हुआ कि ऐसा मान के चलते कि सिंस इतना अच्छा हमारा रिदम नहीं रहा है डोनाल्ड ट्रम्प के साथ कि उन्होंने कुछ इसमें भी इंडिया के अगेंस्ट कुछ कर दिया, फिर भी क्या, ऑयल सप्लाई बढ़ रहा हो दुनिया में, इसलिए इंडिया और बाकी देशों से ले सकता है, रशिया है, सऊदी है, इराक है, ठीक है, तो ये तो चाहेंगे कि हमसे कोई ले ले क्योंकि ऑयल सप्लाई बढ़ा है, ठीक है। सो इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी है थोड़ा सा 70 डेज का ऑयल का। ब्रॉडर बेनिफिट देखिए तो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट है जो कम हो जाएगा, जो हमारा हमेशा परेशानी रहता है, ठीक है, उसकी वजह से रुपी स्टेबलाइज होगा, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो काफी गिर रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टेम्पररी जो वेनेजुएला के एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे या थोड़े से हो जाएंगे तो शॉर्ट टर्म में कल परसों मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। फार्मा इंडस्ट्री मशीनरी एक्सपोर्ट को प्रॉब्लम हो सकता है, लॉन्ग टर्म में इट इज नेट नेट पॉजिटिव फॉर इंडिया, नॉट वेरी पॉजिटिव बट नेट नेट पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि जब जब ऑयल बढ़ता है तब तब कैसे अपना निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स गिरता है। तो देखिए ऑयल बढ़ा, ये निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है, कंपेयर किया है यूके ऑयल से, मतलब ऑयल क्रूड ऑयल से कंपेयर किया है। तो जैसे क्रूड ऑयल, ये ब्लू लाइन जो है क्रूड ऑयल की है, जो जो नीचे वाली अपनी चार्ट है निफ्टी फिफ्टी का, तो यहाँ पे तो 2008 से लेके डाटा निकाला है मैंने, तो क्रूड ऑयल बढ़ा, इंडेक्स गिरा, ठीक है। कुछ कुछ मूवमेंट्स आते हैं जहाँ पे जैसे इकोनॉमिक रिसेशन आने की वजह से क्रूड ऑयल भी गिरता है और इंडेक्स भी बढ़ता है, क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन आना उसकी वजह से क्रूड ऑयल गिरना, इसका मतलब है कि आपका डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में, तो मार्केट भी गिरेगा, क्रूड ऑयल भी गिरेगा उस वक्त में। तो यहाँ पे वैसा थोड़ा सा हुआ, लेकिन अभी वाला इवेंट ऐसा नहीं है, अभी वाला इकोनॉमी ठीक है, इकोनॉमी ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्रूड ऑयल का सप्लाई बढ़ा है, दैट्स व्हाई क्रूड ऑयल विल फॉल इन लॉन्गर टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म में पता नहीं बट इन लॉन्गर टर्म इट विल फॉल, ठीक है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बढ़ सकता है शायद से। यहाँ पे भी देखिए जैसे जैसे क्रूड ऑयल बढ़ना स्टार्ट हुआ फिर से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, तो ये पहला वाला, ये आपका फेज 2008 से लेके 2012 तक। अभी 2011 में भी देखिए कि जैसे जैसे 12 में क्रूड ऑयल बढ़ा था, थोड़ा सा मार्केट सबड्यूड था, लेकिन जैसे ही मार्केट क्रूड ऑयल गिरने लगा नीचे 2014-15 के बाद, मार्केट बढ़ने लगा, ठीक है। फिर से 2022 में अगर सेम सिनारियो देखिए, 2022 में मार्केट क्रैश हुआ जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, और रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने की वजह से क्रूड ऑयल बढ़ा, इसलिए मार्केट गिरा, इंडिया का मार्केट, इट वाज वन ऑफ द रीजन, ठीक है, इट वाज वन ऑफ द रीजन। एंड अगेन जब क्रूड ऑयल गिरने लगा तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो मोटा मोटी इंडिया के लिए अच्छी ही चीज मुझे लगती है ये। मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता व्हाई इट इज बैड फॉर इंडिया, आई थिंक इट इज मार्जिनली गुड फॉर इंडिया। अभी थोड़ा सा इसको लिंक करेंगे, एस टी सी जी एल टी सी जी में क्या इम्पैक्ट आता है। काफी दिनों से रूमर चल रहे थे, जो राघव चड्ढा एमपी भी थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि भाई टैक्सेशन कम करो, एल टी सी जी एस टी टी कम करो, काफी ज्यादा टैक्स है मिडिल क्लास के ऊपर। तो ये बोला था हमारे पुराने गवर्नर एक है डी सुब्बा राव, तो उन्होंने भी बोला था कि भाई जो फॉरेन एफ आई आईज है उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स है, एफ आई आईज के ऊपर दुनिया में कहीं भी एलटीसीजी नहीं है, मोस्ट ऑफ द जगह पे इंडिया में है, तो उसको वो बोले थे कि कम करना चाहिए, बिकॉज एफ आई आईज आर कंटिन्यूसली सेलिंग, और ये कोई नई बात नहीं है, 5 साल से सेल कर रहे हैं 2021 से, तो बीच बीच में खरीदते हैं थोड़ा सा बट नेट सेलर्स ही है वो। तो एफ आई आई सेल करने की वजह से होता क्या है कि रूपी पे इम्पैक्ट आता है नेगेटिव, बिकॉज दे आर सेलिंग रूपी एंड बाइंग डॉलर ना, डॉलर में उनको चाहिए पैसा, तो रूपी पे प्रेशर डालता है, तो इसकी वजह से रूपी वीक होता है, रूपी वीक होने से एफ आई आई और सेल करते हैं, सो दैट इज अ साइकिल दैट वी नीड टू स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे इतना 90-91 तक आया डॉलर, तो अगर एलटीसीजी को हम लोग जो बढ़ाया हमने 2018 के बाद बढ़ाया, 2018 से पहले जीरो ही था, जेटली साहब ने बढ़ाया, उसके बाद निर्मला सीतारामन ने 2024 में फिर से उसको 10 से 12 12.5% कर दिया, तो ये गलत किया, उसकी वजह से ये मार्केट सबड्यू रहा, क्योंकि आपके रिटर्न ही कम हो जाते हैं ना, ऑलरेडी आपकी इकोनॉमी अगर 10-12% से ही ग्रो कर रही है नॉमिनल, तो उतना 10-12% में से फिर से अगर 12% उसमें से निकाल दोगे तो रिटर्न बचता कितना है, 6-7% रिटर्न बचता है, तो उसके लिए 7-8% रिटर्न बचता है,
और 8 माइनस आपका करेंसी भी डिप्रिशिएट कर रहा है 5% से। तो 8 - 5 मतलब कितना, 3% के लिए कोई एफआईआई इंडिया में नहीं आएगा। दैट इज द मेन रीजन व्हाई एफआईआई इज सेलिंग। तो इफ वी कैन रुपी को स्टेबलाइज करे एक जगह पे, एलटीसीजी घटा है तो थोड़ा सा इनको 1-1.5% ज्यादा रिटर्न मिले एफआईआई को, तो इंडिया का थोड़ा सा एफआईआई सेलिंग और कम हो जाएगी, और एफआईआई सेलिंग कम होने की वजह से रुपी फिर से स्टेबलाइज होगा और फिर से एफआईआई बाइंग आ सकती है। सो इसका चांस कितना है एलटीसीजी कटने का, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता नहीं मैं, लेकिन आजकल थोड़ा लास्ट ईयर से इनकम टैक्स कट, जीएसटी कट, इंटरेस्ट रेट कट, तो गवर्नमेंट उस मोड में है, बिकॉज यूएस ट्रेड डील हुआ नहीं है अपना, और नहीं लगता कि जल्दी में कुछ होगा जब तक ट्रम्प है। ठीक है, ऐसा लगता नहीं कि जल्दी से यूएस ट्रेड डील होगा। ठीक है। सो इंडिया इज इंडीड परसुइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और वो चाहते हैं कि यूएस ट्रेड डील ना हो, इसीलिए ये सारा जीएसटी कट वगैरह होगा, तो और फर्दर रिफॉर्म्स करना पड़ेगा गवर्नमेंट को अगर इकोनॉमी को ठीक रखना है तो। इसलिए इसमें एलटीसीजी भी घट सकता है। फर्दर रिफॉर्म्स आर हाईली लाइकली, स्पेशली इन अपकमिंग यूनियन बजट 26 जो 1 फरवरी को आएगा, फोकसिंग ऑन टैक्स रैशनलाइजेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग एफडीआई टू ऑफसेट टैरिफ इम्पैक्ट्स एंड बूस्ट ग्रोथ। की एरियाज कौन से हैं? सिंप्लीफाइंग कैपिटल गेन्स रिजीम, एनपीएस रिलीफ, क्रिप्टो टैक्स रिडक्शन। ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एलटीसीटी रिडक्शन, इसका हाई प्रोबेबिलिटी बनता है, 60-70% प्रोबेबिलिटी है, एज मार्केट एक्सपर्ट्स एंड इन्वेस्टर आर लॉबिंग स्ट्रांगली फॉर रिलीफ इन बजट 26 टू मेक इक्विटीज मोर अट्रैक्टिव। तो जो 10 से 12-12.5% किया वो गलती था। वाह, उस वक्त बुल मार्केट चल रहा था, इसलिए कोई बोल दिया होगा आईएएस आईपीएस ऑफिसर की बढ़ा दो, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, बट इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। उसके बाद से मार्केट 15-16 1.5 साल हो गया गिर रहा है, या फिर उसी जगह पे है। सो ऐसा भी हो सकता है कि एलटीसीजी 12.5 से 10% हो जाए, या फिर आपका एग्जामेशन लिमिट बढ़ जाए 1.25 लाख से। बट एग्जामेशन लिमिट 1.25 लाख से 1.5 लाख 2 लाख भी हुआ तो एफआईआई को कोई फायदा नहीं होगा। अगर एफआईआई का पैसा आपको लाना है तो एलटीसीजी ही घटाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एलटीसीजी क्या घटा सकती है क्या गवर्नमेंट? तो अभी क्या है कि एलटीसीजी जो आपका है, वो लगभग देखिए यहाँ पे कि एलटीसीजी फ्रॉम इक्विटी जो है, मतलब डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन दो रहता है। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आर मोर, बट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो भी है 20 लाख करोड़ और समथिंग है, उसमें से टोटल 8-10% ये इक्विटी की पोर्शन की वजह से, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो 4-5% ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है इंडिया का। मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट सिग्निफिकेंट है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है उसको भी बढ़ाया गया। हालांकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लाने का लॉजिक ये था कि कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है अभी, लेकिन दोनों है और दोनों बढ़े हुए हैं। तो एसटीटी भी 2% है इंडिया के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का, और एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो अभी 20% है, प्लस सेस वो 2-3% है। तो ये पूरा मिला के 8-10% का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है। तो इसमें थोड़ा सा घटाने के बाद भी जो एक्स्ट्रा मार्केट बढ़ेगा, बिकॉज एफआईआई आएंगे, एटलीस्ट नहीं बेचेंगे, उसकी वजह से आपका एलटीसीजी जैसे जीएसटी में हुआ, जीएसटी में अभी का फिगर आया कि इवन इन स्पाइट ऑफ जीएसटी रेट कट, दिसंबर का जो जीएसटी कलेक्शन है इट इज इंक्रीज बाय 6% ईयर ऑन ईयर। तो जीएसटी कट कट होने के बाद भी कलेक्शन बढ़ा है, इसका मतलब क्या, कंजम्पशन आपका मार्जिनली बढ़ा है। हालांकि उसमें से कुछ पार्ट जो है वो रुपी डिप्रिशिएट करने की वजह से बढ़ा है, तो इम्पोर्ट आपका, एक्सपोर्ट आपका जो इम्पोर्ट है वो, मतलब ये हुआ है, मतलब उसका वो बढ़ा हुआ है, इसलिए जीएसटी बढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी उसको छोड़ के भी रियल टर्म्स में भी 1.5% उसमें ग्रोथ है, इन स्पाइट ऑफ जीडीपी रेट कट इन जीएसटी। तो ये अच्छी बात है। तो ऐसा भी हो सकता है एलटीसीजी में कि रेट इवन दो कट हो जाए, एलटीसीजी बढ़े, और यही होना एक्सपेक्टेड है। ठीक है। सो इसलिए हो सकता है, इसलिए ये चैट जीपीटी को पूछा गया तो वो बोल रहा था कि यूर लॉजिक होल्ड्स कटिंग एलटीसीजी कुड इंप्रूव पोस्ट टैक्स रिटर्न्स effectively yield up to 1-2% for long term holders, reduce सेलिंग प्रेशर, मतलब रुपी का सेलिंग प्रेशर रिड्यूस करेगा, एफआई का सेलिंग प्रेशर रिड्यूस करेगा, इट विल स्टेबलाइज रुपी वाई फ्लोज एंड अट्रैक्ट मोर एफआईआईज इन वर्चुअस साइकिल, स्पेशली पेयर्ड विथ रिफॉर्म्स। एनालिस्ट सी 2026 एज पोटेंशियल रिबाउंड ईयर फॉर मार्केट, स्टॉक मार्केट इंडिया का बोल रहे हैं, इफ टैक्सेस ईज। सो ये नेट नेट मुझे लगता है ये जो भी इवेंट हो रहा है, कल दिखते हैं क्या होता है। कल थोड़ा नीज रिएक्शन आ सकता है, थोड़ा सा मार्केट नीचे खुले, बट लॉन्ग टर्म मुझे ठीक ही लगता है। नजर रखना पड़ेगा कि चाइना या फिर रशिया क्या करता है। चाइना मुझे नहीं लगता कि कुछ करेगा, रशिया को देखना पड़ेगा शायद कुछ कर जाए, बट सिंस ऑयल प्राइसेस डाउन होते हैं
तो उनको भी मार पड़ती है, तो मुझे वो भी नहीं लगता कि वो भी कुछ करेंगे। तो एनी हाउ, कंपनियों के रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, तो उन पे ध्यान रखिए, मैक्रो से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।